नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एज ऑफ यूथ। साल 2019 दिसंबर का महीना और भाजपा सरकार एक बिल लेकर आई जिसका नाम था सिटीजन अमेंडमेंट बिल। बाद में यह बिल एक कानून बन गया। इस कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन हुए। देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्ला इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए। 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस पे पुलिस क्रैकडाउन भी हुआ। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कैंपस में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाइब्रेरी तोड़ी गई और इसके बाद कई छात्र जख्मी हुए। इस आंदोलन में कई छात्र नेताओं के तौर पे उभर कर आए। उन्होंने इस आंदोलन को मजबूती दी, नेतृत्व दिया। उनमें से एक नेता हमारे साथ मौजूद है, चंदा यादव। हम उनसे बात करेंगे कि 2 साल के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए और किस तरीके का उनका 2 साल का अनुभव रहा। तो चंदा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस आंदोलन में आपने शिरकत की, क्यों की? और सवाल इसलिए है, कई लोगों की मान्यता है कि इस कानून से जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो सिर्फ मुसलमानों पर पड़ेगा। जो हिंदू हैं वो सेफ है। खुद देश के होम मिनिस्टर ने ये बात बोली है और वो एक क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। तो जब आपको इस कानून से खतरा ही नहीं है तो इस आंदोलन में आप शामिल क्यों हुई? जी, पहली बात कि मैं किसी धर्म और जाति से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। मेरा अपना ऐसा मानना है। तो मेरे लिए वहाँ पे धर्म और जाति नहीं पहले मायने था, मेरे लिए मायने था इंसानियत। और जो सवाल है कि CARC आएगा तो सिर्फ मुसलमानों को ही प्रभावित करेगा, ये बिल्कुल ही गलत है कि लोग इस गलत फहमी में रह रहे हैं। क्योंकि ये सारे लोगों के लिए है कि देखिए कि आज हमारे देश में जो आदिवासी हैं, जो दलित जात के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके पास कहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स है। तो क्या आप ये जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जब अगर आप हमसे हमारा डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो कल को मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं हूँ? तो मुझे तो अपनी आवाज़ तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो मैंने अपने लिए आवाज़ उठाया और ये आवाज़ लगभग मेरे साथ साथ भी ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई और वो पूरे देश की आवाज़ बनी। तो ये बात किसी एक पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं है। हाँ, माना कि ये सरकार जैसे मुसलमानों को, दलितों को टारगेट करते आ रही है लंबे तौर पे, और उसका बस वही था कि फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों का था, तो उसका भी वही मकसद था। लेकिन वो जामिया में कामयाब नहीं हो पाया उनका ये सारी चीज़ें। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ एक छलावा है कि इससे सिर्फ मुसलमानों को खतरा है, बाकी समुदायों को भी इससे खतरा है? जी बिल्कुल, बाकी समुदायों को तो आप उसमें भी जोड़ ही नहीं रहे हैं ना, क्योंकि भ्रमित कर रहे हैं एक तरीके से कि वो एक होता है ना कि हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुसलमान अगर कम्युनिटी को समस्या होगी तो उतना दलित है, आदिवासी है, महिलाओं को भी समस्याएं होंगी। 2 साल इस आंदोलन को होने वाले हैं। आप एक जामिया के छात्र हैं, तो परिवार में किस तरीके का रिएक्शन आया? मेरा ख्याल है ये सवाल पहले भी पूछा गया होगा। लगातार ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि परिवार में किस तरीके से क्या हुआ। मेरा जो अनुभव है पर्सनली कि परिवार में सब लोगों का जो रिएक्शन था वो एकदम सारी चीज़ों एकदम विपरीत था कि तुम क्यों गई वहाँ पे, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम तो हिंदू हो, तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है, और ये तो मुसलमानों के लिए है, ठीक है वो इस देश से चले जाएंगे तो उनका ज़्यादा विस्तार हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है। लेकिन बतौर ये भी मेरे साथ समस्या हुआ था कि उन लोगों मेरे फैमिली वालों का कहना ये है अब तक भी कि लड़की हो, महिला हो, तो तुम 4 समाज में लोगों पुरुषों के बीच में बैठोगी, बातचीत करोगी, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? शोभा देता है? मुझे तो शोभा देता है। तो पुरुषों के बीच में बैठोगी और लोग पुरुषों से उठना बैठना, देर तक ले घर आना, तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें। कभी डर नहीं लगा कि इस तरह के आंदोलन में शामिल होने वाले लोग अक्सर उनको टारगेट कर लिया जाता है, तो किसी तरह का डर आपको नहीं लगा? देखिए, ये तो डराते रहेंगे, ठीक है, अगर डर गए तो फिर तो लड़ाई ही कैसी, हम तो फिर लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे अपने अधिकार की लड़ाई। 2 साल में जीवन में क्या परिवर्तन आया?
2 साल में जीवन में तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई, साथ साथ में कि होता रहता है कि सब, और बतौर एक महिला होने के कारण तो ज़्यादा सब कुछ बुरा ही हुआ। और अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि जैसे कि बहुत लोग काफ़ी जो बाहर के हैं वो तारीफ करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। कैसा लगता है तारीफ सुनकर? अच्छा लगता है कि जिस जगह से मैं आई हूँ और मेरे पूरे फैमिली में और मैं उनसे अलग लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो चीज़ मुझे कभी मिली ही नहीं थी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि वहाँ पे बाहर के लोग तारीफ़ करते हैं लेकिन घर के लोग वही चीज़ें एकदम उल्टा कर देते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बुरा हो जाता है थोड़ा बहुत। कभी किसी ने इस तरीके से सामने से आके कहा है कि मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं चंदा यादव बनना चाहती हूँ, कभी ऐसा अनुभव हुआ है? हाँ, ऐसे बहुत जब कार्यक्रम हो रहे थे, जहाँ जहाँ जितनी जगहों पे आंदोलन हो रहे थे, जब हमें बुलाया कितनी जा रहा जगह पे था, मतलब? जैसे देश के अलग अलग जगहों पे आंदोलन हो रहे थे। कहाँ? महाराष्ट्र गई थी, बिहार गई थी, भोपाल गई थी और कोलकाता गई थी। तो यहाँ इन जगहों पे जब मैं गई थी तो महिलाएं और लड़कियां ज़्यादातर, की जो मुझसे छोटी उम्र की लड़कियां हैं, तो वो भी बोलती थी कि आप ही मुझे आपकी जैसा बनना है। तो हम बोलते थे कि तुम मेरी जैसा क्यों बनी, तुम जो हो तुम वही बनो। तुम जो हो हाँ वैसा बनो। हाँ, वैसा बनो। इस आंदोलन में आपके साथ और भी लोग शामिल थे, जी। तो आपस में कुछ मतभेद भी रहे होंगे, तो उन मतभेदों को, आंदोलन को चलाने के लिए उन मतभेदों से आप लोग कैसे पार पाते थे? मतभेद को ज़्यादातर तो ऐसा कुछ भी मतभेद नहीं हुआ। बहुत बार बहुत लोगों से जो मतभेद पिछली बार मतलब पिछले हुआ था, तो इस जगह पे आके जब ये आंदोलन हम सब मिलके एक साथ कर रहे थे, तो वहाँ पे सब लोगों ने अपने गिले शिकवे दूर रख के एक साथ काम किया। मतभेद अगर कभी कभी हो जाता था, कोई ऊंची आवाज़ में बात भी कर ले रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते थे उसको, और ज़्यादा मतभेद नहीं होते थे कि हमें एकजुट एक होके काम करना था, वहाँ पे आवाज़ बननी थी। इस आंदोलन को लेकर भविष्य में क्या प्लानिंग है? क्या आपको लगता है कि आंदोलन खत्म हो गया या आंदोलन जिंदा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जेल हो चुकी है, बहुत सारे लोगों पर एफआईआर है, आपके ऊपर भी मेरे ख्याल से केस चल रहा है, तो उस सिलसिले में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जनता अभी क्या है कि कोरोना टाइम चल रहा है, महामारी का दौर है, तो जनता के अंदर जो गुस्सा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और जिस तरीके से ये पूरा मोदी सरकार लोगों को टारगेट कर कर के जेल में ठूस रही है, यूएपीए लगा रही है, एक तरीके से डराने का काम कर रही है, ताकि वो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए या फिर भविष्य में कोई ये प्रोटेस्ट ना करें, किसी के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। ये जो टारगेट किया जा रहा है, उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो उनको बस डराने काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब सब चीज़ें नॉर्मल होगा तो कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो तो ज़रूरी बाहर आएगा और ये आंदोलन भी शुरू होगा। अगर इस जो एक्ट आया है इसको ख़त्म अगर जब तक नहीं करेंगे तो लोग तो पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर जनता भी 1 इंच पीछे नहीं हटने वाली है। आप इस आंदोलन का पार्ट रहेंगी आगे भी? जी बिल्कुल। ठीक है। आपने अपने जीवन का 2 साल का अनुभव बताया, उसमें 24 मार्च से टोटल लॉकडाउन लगा और उसके बाद ये आंदोलन रुक गया। आंदोलन अभी पटरी पर उस तरीके से नहीं आ रहा है, चारों तरफ इस तरीके का माहौल है। इसके बाद आप दिल्ली के अंदर और भी जगह पे आना जाना, जामिया की तरफ आना जाना आपका रहा होगा। किस तरह का आपको इसका असर समाज में देखने को मिला? इसका असर तो बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि जब जामिया में जिस तरीके से 15 दिसंबर को और 13 दिसंबर को पुलिस ने बच्चों को पीटा था, 15 दिसंबर को कैंपस में घुसा था, लाइब्रेरी तोड़ी फोड़ी थी, वहाँ पर बच्चों को जिस तरीके से मारा था, उसके बाद बाहर जो मैसेज गया था कि जामिया के बच्चों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की, पुलिस को मारा, एकदम ही सरासर झूठ एकदम मैसेज गया था। और जब हम कहीं जामिया से जब बाहर जाते थे, तो अगर हम ऑटो बुक कर रहे हैं या फिर कैब बुक कर रहे हैं, तो
तो वो लोग आने के लिए तैयार नहीं होते थे जामिया। जब हम इसका कारण पूछते थे कि अच्छा क्यों नहीं जाएंगे आप, तो वो बोलते थे कि वहाँ पे आतंकवादी रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो हमें मतलब पूरे एरिया को हाँ, मतलब आतंकवादी एरिया को ज़्यादातर खास तौर से जामिया को कि और हाँ, जामिया, बटला हाउस, पूरा ओखला को वहाँ पे आतंकवादी रहते हैं। शाहीन बाग भी उस टाइम अपना एक आंदोलन, बड़ा सा आंदोलन ले लिया था। तो इसी पूरे इलाके को वो बोलते थे कि वहाँ पे आतंकवादी रहते हैं, हम नहीं जाएंगे। वो बोलते थे कि हमें डर लगता है कि हमें वो मार देंगे। चंदा, ये बताइए कि इस आप जामिया के स्टूडेंट हैं और उस दौरान पढ़ाई करते हुए इस आंदोलन में शामिल हुए, इससे आपकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ा? पढ़ाई पे असर उतना नहीं पड़ा, मतलब नहीं हम कह सकते कि पढ़ाई पे असर पड़ा, क्योंकि अगर हम कुछ भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। पढ़ाई का भी हम टाइम निकाल लेते थे, पढ़ाई भी करते थे, आंदोलन भी करते अक्सर थे। ये माना जाता है कि इस तरह के आंदोलन में जो लोग शामिल होते हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं होते। ये आप लोग- कैसे स्टूडेंट हैं? और ये तो पता नहीं है कि लोग प्रोफेसर में भी बताएंगे और या फिर क्लासमेट भी बता सकते हैं कि मैं कैसी स्टूडेंट थी या फिर कैसी हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका असर मेरी पढ़ाई पे कोई पड़ा हुआ है कि हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे हैं और एकदम पीछे हैं, ऐसा नहीं था। जबकि अब शाहीन बाग का जो आंदोलन था वहाँ पे भी देख सकते थे कि जो महिलाएं होती थी या फिर और लोग भी होते थे वहाँ पे बैठे हुए थे उस प्रोटेस्ट की वाली जगह पे। सारे काम, उनको ऐसा नहीं था कि उनका काम रुक गया था, उनका काम भी चल रहा था, आंदोलन भी चल रहे थे। तो वैसे ही जामिया में भी बच्चों, हम लोग की पढ़ाई भी चल रही थी, एग्ज़ाम भी हुए थे, हमने एग्ज़ाम भी दिए थे, पढ़ाई भी किया, क्लासेस भी कर रहे थे, और उसके बाद आके जहाँ पे आंदोलन हो रहा था वहाँ पे भी हम रहते थे। तो पढ़ाई पे उतना असर नहीं पड़ा हमारा। मतलब आप ये कह रही हैं कि आप सिर्फ आंदोलन नहीं किया, पढ़ाई लिखाई भी की। जी। और ये जो एक परसेप्शन जनता के बीच में है या जो अक्सर बना दिया जाता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे आंदोलन नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप पढ़ने लिखने वाले हैं और आंदोलन करने वाले भी हैं। हम दोनों हैं। आप दोनों? हाँ, हम दोनों हैं। चंदा, इस पूरे आंदोलन के दौरान कुछ महिला छात्रों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का एक शिकार होना पड़ा। क्या आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग आपके फैन भी बने, तो क्या कभी ट्रोल भी हुई हैं आप? हाँ, कि ऐसे कमेंट बॉक्स में आके गालियाँ देना, और जो संघी टाइप के लोग होते थे तो गालियाँ आके देना। किस टाइप के लोग? संघी लोग ज़्यादातर, तो हम वही करेंगे कि संघी लोग आके कमेंट बॉक्स में गालियाँ देना। आपको कैसे पता चलता था कि वो संघी हैं? क्योंकि हम अगर उनके प्रोफाइल को खंगालते थे, देखते थे, या फिर जिस तरीके से वो भाषा यूज करते थे, वो एक संघी ही भाषा वो यूज कर सकता है। बाकी तो जो एक पढ़ा लिखा तबका या फिर समझदार जो व्यक्ति है उस तरीके का भाषा यूज नहीं कर सकता है। तो जिस तरीके से वो भाषा यूज करते थे तो वो समझ में आ जाता है कि वो क्या है। तो ऐसे कमेंट्स करना, उसके बाद क्या कॉल भी कई बार आए हुए हैं जो धमकी टाइप के देना, मैसेंजर में कुछ बहुत ही चीप टाइप के मैसेज भेजना, कुछ अलग तरीके की तस्वीरें भेजना। तो ये सारी चीज़ें तो हम झेले हुए हैं कि वो उस टाइम बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ। इन सबसे कैसे डील किया? मैंने इनको नज़रअंदाज कर दिया कि क्योंकि हमें पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, और ख़ासतौर से महिलाओं के साथ तो ये ज़्यादा होता रहता है। तो हमारा तो मेन मकसद या फिर फोकस आंदोलन ही था उस टाइम। बाकी जो पितृसत्तात्मक समाज या फिर जो जड़ जमाए हुआ है ये पितृसत्तात्मक समाज, तो वो तो कहीं ना कहीं उनका अंदर का जो भड़ास चीज़ें हैं तो वो दिख के आ रही थी कि वो कहाँ पे निकल रहा है। तो उस टाइम तो हमने परेशान होते थे, ऐसा नहीं है कि हम परेशान नहीं होते थे, बहुत अंदर से एकदम घबराहट सी होती थी। ऐसा होता था कि लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें हो जाती थी कि हमें इसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी चीज़ें होंगी। और इसके बाद सफूरा के साथ भी जिस तरीके से उन लोगों ने ट्रोल किया, तो ये तो है कि महिला है, सफूरा ऊपर से मुस्लिम महिला है, तो चीज़ें हैं ही, और महिलाओं के साथ तो ये चीज़ें होती रहती हैं। साथियों, आपने सुना चंदा यादव को। चंदा यादव छात्र आंदोलन की एक नेता हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में जामिया की लड़कियों में एक लड़की चंदा यादव भी है। और ये बात
बहुत सही है कि जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, और ये रास्ता जो दिखाया है इस पर चलकर जो आंदोलन हुआ वो बहुत दूर तक गया, और इतना दूर तक गया कि सरकार वाकई में डरी डरी दिखाई दी थी।